तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में, जहां पर कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ का क्लास उपलब्ध है और कोशिश कर रहे हैं कि अदर सेट का भी अभी सॉल्यूशन आप लोगों के तक पहुंचा दें हम। तो हम लोग जो है कि सेट को जो है कि प्लेटफॉर्म का सेट को सॉल्व कर रहे थे, उसका डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले जो है कि आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे थे, आज कुछ यूनिक करने के लिए सोचे हैं। तो आपको आज जो है, आज से क्वेश्चन भी दिखाएंगे और उसका आंसर बताएंगे, फिर उसका आंसर का डिटेल का डिस्कशन आप लोगों को साथ साथ ही दिखाएंगे। इससे दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं है, इससे आप लोगों को आसानी भी होगा समझने में। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को, चाहे कुछ भी रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, एडीओ, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो जाए क्लास। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 बोला है कि परिवर्तित सौर विकिरण क्या है। तो इसमें बोला है कि परिवर्तित सौर विकिरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में बोला परिवर्तित सौर विकिरण क्या है, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर वायुमंडलीय बाधा से परिवर्तित विकिरण। यानी कि गैर वायुमंडलीय बाधा से परिवर्तित विकिरण जो होता है वो परिवर्तित सौर विकिरण कहलाता है। तो चलिए इसका पूरा डिटेल में इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन, हमारे दो ऑप्शन और है, उसका भी निचोड़ देखते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, उसका भी निचोड़ देखते हैं। तो चलिए इसका पूरा आंसर का पूरा डिटेल देखते हैं। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें पहले क्या दिया गया है, परावर्तित सौर विकिरण वह सूर्य का प्रकाश विकिरण है जो किसी गैर वायुमंडलीय बाधा से परावर्तित होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि बाधाएं पेड़, जमीन, बिजली के खंभे, कार आदि कुछ भी हो सकती हैं। यानी कि बाधा कुछ भी हो सकती है। वे सौर पैनल से बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है परावर्तित सौर विकिरण सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडलीय बादलों, धूल, एरोसोल आदि से टकराकर वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है परावर्तित सौर विकिरण पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परावर्तित विकिरण की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्बिडो सामान्यतः जितना अधिक होता है परावर्तित विकिरण उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक एल्बिडो होगा उतना ही उसका परावर्तित विकिरण होगा। नेक्स्ट है बर्फ और बादल उच्च एल्बिडो वाली सतहों के उदाहरण है। जो हमारे पास बर्फ है और बादल है, ये उच्च एल्बिडो वाली सतह के उदाहरण हैं जो अधिक सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक सीधी रेखा में यात्रा करने वाला विकिरण, यह प्रत्यक्ष सौर विकिरण को परिभाषित करता है। तो चलिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 70 का पूरा डिफिनेशन। यानी कि 70 नंबर का जो सवाल है उससे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल, मतलब क्या क्या सवाल बन सकता है, और वो 70 को छोड़ के बाकी क्या क्या सवाल बन सकता है उसका पूरा डिफिनेशन यहाँ दिया गया है। इसी में से सवाल जो बनेगा इसी में से बन सकता है सवाल, या बनने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है दोस्तों कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान का सुझाव किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। सबसे पहले संविधान का जो सुझाव दिया था वो एम.एन. राय जी ने दिया था। तो चलिए अब इसका पूरा डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस टाइप से, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आंसर बी बताए थे, एम.एन. राय सही है। सबसे पहले एम.एन. राय ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था, ये हो गया। उसके बाद 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने रखा था। संविधान सभा का मांग जो रखा था 1934 में एम.एन. राय ने रखा था। उसके बाद 1922 में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की बात सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा कहा गया था। यानी कि 1922 में जो है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, ये बात जो है कि सबसे पहले गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का आधिकारिक रूप से मांग किया था कांग्रेस ने। उसके बाद नेक्स्ट है 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह कहा गया कि किसी विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई विदेशी संविधान बनाकर हमारे ऊपर थोपता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो बात कहा गया था
ये जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा गया था। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव 1940 इस द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम मान लिया कि अब जो भारत का संविधान होगा वो भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी हमारे पॉइंट व्यू से यानी कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। तो क्वेश्चन ये जो है कि इसमें से जितना भी पॉइंट दिया गया है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 72 को। तो क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय था उसका पहला महिला न्यायाधीश कौन था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर ए साहिब फातिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर ए साहिब फातिमा। तो चलिए अब इसका पूरा निचोड़ देखते हैं। तो चलिए 72 नंबर में देखिए बोल रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीर ए साहिब फातिमा थी। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। दलित के बारे में अगर पूछा जाए तो पहले कौन थे, बालकृष्णन जी थे, के.जी. बालकृष्णन। और पीछे देखते हैं इसका पूरा डेफिनेशन और है। तो चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे, ये थे हमारे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारे जो हैं कि एनी बेसेंट जी। उसके बाद नेक्स्ट है विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, बोल रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका आंसर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास राष्ट्रपति होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति ही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का। अब चलिए इसका पूरा निचोड़ पढ़ते हैं। अब चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। साधारण विधेयक पर दोनों सदन में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाए और दूसरी सदन 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी पारित न करे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक तो दहेज निषेध बिल पर 1961 में, दूसरा है बैंकिंग बिल 1978 और तीसरा है पोटा कानून 2002। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो हमारे जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था दोस्तों, उसमें जो है कि हमारा पैथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, और उसके बाद पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और उसके बाद रेम्मे मैकडोनाल्ड, ये नहीं था। सी नंबर हमारा आंसर होगा 74 का सी। पूछा इसमें से कौन सदस्य नहीं था, नहीं था। तो रेम्जे मैकडोनाल्ड जो है ये जो है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो चलिए इसका आप पूरा डेफिनेशन देखते हैं। देखिए 73 नंबर में बोल रहा है कि रेम्जे मैकडोनाल्ड जो है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन, तो एक तो पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों कौन थे कैबिनेट मिशन के शामिल थे कैबिनेट मिशन में। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि रेम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में
हिंदुओं में दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। मुख्य कार्य क्या था इसका? संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। तो 75 बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो जो है कि वो विशेषित अधिकार जो है कि विशेषित अधिकार प्रकार का वीटो का ये विशेषित अधिकार, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। निलंबनकारी वीटो कर सकता है, अत्यंतिक अधिकार है उसके पास, ये भी कर सकता है, लेकिन विशेषाधिकार उसके पास नहीं है। तो इसका 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका पूरा निचोड़ देखते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। भारत का राष्ट्रपति विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। यानी कि संसद द्वारा अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो उसके पास 3 प्रकार का जो है कि विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास। तो वो कौन कौन है तो देख लीजिए आपके सामने है। विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। जब संसद विधेयक पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करना होता है। यानी कि इसको देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर कोई सांसद कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, या तो वो स्वीकृति के लिए मतलब अब सुरक्षित रख सकता है, मतलब देंगे रुको, मतलब स्वीकृति देंगे रुको अभी हम देंगे बाद में, रख सकता है अपने पास, या तो वह जो है कि सांसद के पास जो है कि विधेयक को जो है ना विधेयक पे विचार करने के लिए कि इसमें कुछ खराबी है इसको सही कीजिए, तो विधेयक को जो है कि विचार करने के लिए सांसद के पास भेजेगा। अगर सांसद उस पर विचार करके फिर से अगर भेजता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को जो है ना उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद वो रोक नहीं सकता है। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो चलिए नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकता है, विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता है। इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति कर सकते हैं, या तो स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार करेगा, लेकिन वापस सांसद के पास नहीं भेजेगा वो। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति 2 मामलों में करते हैं, एक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, एक सरकारी विधेयक के संबंध में, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकते हैं। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाने के संदर्भ में होता है। पॉकेट वीटो जो होता है इसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। कौन? कजाकिस्तान। अब चलिए इसका पूरा डिफिनेशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे सामने है, देखिए कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 23,800 टन प्रति वर्ष कजाकिस्तान में किया जाता है, जो कि 39.3% विश्व का है। उसके बाद कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 70% उत्पादित करते हैं। उसके बाद यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर भंडारण पूछे, उत्पादन पूछे तो कजाकिस्तान हो गया, अगर भंडारण पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया में रिकवरेबल यानी कि उत्खनन योग्य यूरेनियम वाले 10 प्रमुख देश में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। उसके बाद यहाँ यूरेनियम के ज्ञात भंडार 17 लाख टन है, जबकि कजाकिस्तान में यूरेनियम के ज्ञात भंडार 6.8 लाख टन है। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा जो है दोस्तों ये हमारा एक मरणासन्न तारा है। ये क्या है, एक डाइंग स्टार है, यानी कि 77 का ऑप्शन बी जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभिनव तारा जो है एक मरणासन्न तारा है होता है। यह ब्रह्मांड का वह नया तारा है जो कुछ समय के लिए अत्यधिक चमकता है और पुनः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके एकाएक प्रज्वलित होने के कारण नाभिकीय प्रतिक्रिया है। ये जो एकाएक प्रज्वलित हो जाता है इसका कारण क्या है, नाभिकीय प्रतिक्रिया। उसके बाद क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत लघु आकार के आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सुपरनोवा जो है विस्फोट के बाद करोड़ का संकुचन होते रहता है और वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या 10 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। सर्वप्रथम किसने की थी, मिचेल ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, महासागर और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो इसके लिए उत्तरदायी कारक जो है दोस्तों, एक तो पृथ्वी का अपकेंद्री बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, यानी कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, यानी कि इसका 2 आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए इसका पूरा डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं महासागर और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। एक तो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, और दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा सूर्य का गुरुत्वीय बल। यानी कि उसमें जो ऑप्शन में जो है तीनों के तीनों सही था, यानी कि ऑप्शन डी हम मारेंगे। अगर एक से ज़्यादा आंसर सही रहेगा तो ऑप्शन डी हम लोग मारते हैं बीपीएससी में। तो चलिए नेक्स्ट है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण बनता है। नेक्स्ट है कि उच्च ज्वार स्थिति तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उच्च ज्वार यानी कि उच्च ज्वार कब स्थिति कब उत्पन्न होगा, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएगा। नेक्स्ट है, वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। बड़ा ज्वार और छोटा ज्वार इन दोनों के बीच का जो है 7 दिन का अंतर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी सूर्य की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होने के कारण सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल दुगुना होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंकी की खाड़ी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। तो चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका आंसर अधिकतर लोगों को पता होगा कि बिहार का जो है कि पटना जिला जो है उसमें क्या है, गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि लगभग 99 किलोमीटर है लगभग। तो चलिए इसका पूरा डिफिनेशन अब देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अब है, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से है। गंगा का उद्गम स्थल चौसा के निकट यह नदी बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का पूरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार के 12 जिले, एक फर्स्ट है बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, सारण, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार, इन जिलों में प्रवाहित होते हैं। यानी कि बिहार में जो है गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों में बहती है। इसमें से कि दिया गया है यहाँ पे, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 80 नंबर में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास बोल रहा है कि IUCN द्वारा नॉन इवेल्यूटेड यानी NE से एक्टिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें शायद 7 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए 80 का आंसर भी देख लेते हैं, और कन्फर्म नहीं है दोस्तों हम, इसलिए 80 का आंसर भी देख लेते हैं और इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं।
तो 80 नंबर का आंसर सी दिया गया है, यानी कि 9 है इसका आंसर। यानी कि IUCN द्वारा नॉन इवेल्यूटेड NE में एक्सटिंक्ट तक जीवों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये 9 जो है IUCN रेड लिस्ट जीवों की श्रेणी में निम्न है। एक तो है विलुप्त प्राय जंगल, दूसरा है जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, 4 में है लुप्त प्राय, 5 में है सुभेद्य, और 6 में है निकट संकटग्रस्त, 7 में है थोड़ी चिंताग्रस्त, 8 में है डेटा का अभाव, 9 में है मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है IUCN श्रेणी के संबंध में निम्न मानदंडों का पालन किया जाता है। एक तो कौन कौन सा मानदंड का पालन किया जाता है दोस्तों? एक संख्या घटने की दर, दूसरा है भौगोलिक दायरा, तीसरा है प्रजाति के जनसंख्या का आकार जो पहले से छोटा है, चौथा है छोटी या सीमित क्षेत्र में व्याप्त प्रजाति, पांचवा है मात्रात्मक विश्लेषण से प्रकृति में विलुप्त होने की संभावना। नेक्स्ट है IUCN में संवेदनशील प्रजातियों को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट है IUCN रेड लिस्ट जारी करती है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं। मैथ का सवाल आ गया, बाकी बात जो है कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो है कि लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।